अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा यार, आज हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट करना है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, डबल एंट्री बुक कीपिंग का वर्ड समझने से पहले हमें बड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। देखो यार, तुम लोगों ने अभी, मेरा ख्याल है अगर कोई मेरा ये लेक्चर देख रहा है तो इससे पिछले चैप्टर्स में इतना खास हमने बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ा होगा या डिटेल्ड में नहीं पढ़ा होगा कि बिजनेस और उसकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किस तरह करना है। तो उससे पहले बिजनेस का और ट्रांजेक्शन्स का पता होना जरूरी है, फिर ही आप आगे जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बिजनेस का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस का मतलब समझते हैं। देखो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी इंटेंशन क्या हो, प्रॉफिट कमाने की हो। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी इंटेंशन क्या हो, प्रॉफिट कमाने की हो। जैसे मेरे पास एक चीज है, ठीक है, और मेरी इंटेंशन है कि मैं उसको बेचना चाहता हूँ। तो द प्रोसेस ऑफ दिस थॉट, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ ना कि यार ये मैं बेचूंगा और ये मैं प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, मुझे आवाम की मदद करनी है। जिस तरह आप लोग अगर ईदी सेंटर को देख लो, आप जिस तरह ये सैलानी है कराची में, लाहौर में ईदी सेंटर है, मे भी कराची में भी हो। तो क्या कहते हैं, ये जो सारे सेंटर्स हैं ये भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसीलिए हम इनको चैरिटी या क्या कहते हैं वो बोलते हैं, जो अवाम को सर्व करते हैं लोग। ठीक है, हम इनको कभी भी बिजनेस का नाम नहीं देंगे। क्यों? इनकी इंटेंशंस के अंदर प्रॉफिट कमाना नहीं, इनकी इंटेंशन है अवाम की खिदमत करना। या मैं अगर कोई चीज बेच रहा हूँ जिसके अंदर मेरी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं, कोई और सर्विस, कोई और नीयत से मैं चीज बेच रहा हूँ, तो वो भी, मेरी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस वो है जिसके अंदर आपकी इंटेंशन क्या हो, प्रॉफिट कमाना हो। अब दूसरी टर्म पे आते हैं, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर आप चैप्टर 1 की बात करो, आपने चैप्टर 1 अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ट्रांजैक्शंस के बारे में मैंने बताया था कि बिजनेस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इवेंट जो होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल तुमने कोई चीज बेची, खरीदी, तुमने कैश दिया, कैश लिया, तुमने एक्सपेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया, रिपेयर एक्सपेंस किया, सैलरी एक्सपेंस किया, तुमने कोई एसेट, तुमने कोई ऐसी चीज खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कोई भी ऐसा चीज जिसमें तुम्हारा पैसा इन्वॉल्व है, वो तुम्हारी क्या थी, ट्रांजेक्शन थी। वो तुम्हारी क्या थी, ट्रांजेक्शन थी। तो अब बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स के अंदर बिजनेस के साथ जो ट्रांजेक्शन जुड़ी हुई हैं, इनको रिकॉर्ड करना बेसिकली हमारा मकसद है। रिकॉर्ड करना हमारा मकसद है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि रिकॉर्ड करना जरूरी है। दूसरा चैप्टर भी आप लोगों ने अगर पढ़ा, उसमें भी मैंने यही बताया हुआ है कि रिकॉर्ड करना जरूरी है। उसकी हमने अहमियत पढ़ी, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी कि हम डॉक्यूमेंट्स क्यों मेंटेन करते हैं। जिस तरह हमने चैप्टर 2 और 1 में देखा कि कोई डॉक्यूमेंट इसलिए करते हैं ताकि कल को इश्यूज ना आए। उसमें हमने अगर कल को गवर्नमेंट आगे टैक्स मांगे तो तुम डॉक्यूमेंट्स दिखा सको, तुम्हारा ऑनर कोई चीज़ मांग ले, कोई डॉक्यूमेंट मांग ले, तुम्हारे पास पास्ट रिकॉर्ड पड़ा हो, ताकि तुम कल को फ्रॉड ना कर सको और तुम प्रॉपर सब कुछ मैनेज कर सको। वहां हमने इसकी अहमियत पढ़ी थी। अब हम पढ़े कि रिकॉर्ड करना किस तरह है, मतलब लिखना किस तरह चीजों को, इस बारे में हम बात करें। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस तरह करना है, यहां ये बात होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब इससे अगले पॉइंट पे, जहां पे हम ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिस बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। सबसे पहली टर्म, एसेट्स। कुछ टर्म्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट इससे चूंकि ये बेसिक फर्स्ट लेक्चर है, तो इसके अंदर सारा बेसिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट के अंदर फिर डिटेल में हम एक एक को प्रॉपरली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री बुक कीपिंग और ऑल दैट। अभी ये बेसिक पार्ट है। एसेट्स क्या होता है? देखो यार, बिजनेस के अंदर जो एसेट्स, बिजनेस की तमाम वो चीजें जो बिजनेस के पास हैं, कंट्रोल में हैं। जिस तरह बिजनेस का जो लैंड है, बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस की कार, फर्नीचर। उसके बाद बिजनेस, फॉर एग्जांपल मेरा एक एग्जांपल, एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर मेरा जो वाइट बोर्ड लगा हुआ, अभी मैं तुम लोगों को लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, अगर ये बिजनेस का लैपटॉप है तो वो लैपटॉप।
बिजनेस की इन्वेंटरी, इन्वेंटरी वो होता है जैसे जो माल, इन्वेंटरी क्या होता है, जो माल मैंने खरीदा बेचने के लिए। जैसे मैं बेचता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पानी की बोतलें बेचता हूँ, तो वो पानी की बोतल एक मेरे लिए इन्वेंटरी मटेरियल है। ठीक है, तो ये सारी की सारे बिजनेस के क्या है, एसेट्स। मतलब एसेट्स वो चीजें हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में है, जो इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, मैं लिख रहा हूँ कि जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल है। ऐसी तमाम चीजें जो बिजनेस की हैं, जो बिजनेस की कंट्रोल के अंदर हैं, और जो फ्यूचर में बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट की, इकोनॉमिक की जगह मैंने डॉलर का साइन इसलिए लगाया कि पैसों में बेनिफिट बना के देते हैं। एसेट्स वो चीज है जो बिजनेस के कंट्रोल में है और बिजनेस को फ्यूचर में पैसा बना के देते हैं। चलो समझते हैं। लैंड, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, मैंने सारी चीजें लिखी। बिजनेस के पास बिल्डिंग है, बिजनेस उस बिल्डिंग को यूज करके अंदर बिजनेस करेगा ना। उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी होगी, अब लैंड भी बिजनेस की है, बिल्डिंग भी बिजनेस की है। तो अब ये दोनों चीजें आज बिजनेस के कंट्रोल में है ना, आज बिजनेस के कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में है तो इसका मतलब क्या है, पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट तो मीट हो गया, ये वाला कंट्रोल वाला। अब इसी चीज को, इसी बिल्डिंग के अंदर वो कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, तो उससे बिजनेस पैसा बनाएगा। अगर ये बिल्डिंग ना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मैं कारोबार कहाँ करूंगा? तो कारोबार करने के लिए जो जगह चाहिए वो कारोबार को फायदा देगी ना बाद में, इन फ्यूचर फायदा देगी ना। अगर बिल्डिंग है तो इकोनॉमिक बेनिफिट जो मैंने लिखा ना, डॉलर में बेनिफिट मिलेगा, पैसों में बेनिफिट मिलेगा। अगर ये दोनों पॉइंट्स पूरे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज बिजनेस के एसेट है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी चीज है जिस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, फिर वो बिजनेस का एसेट नहीं हो सकता। या अगर ऐसी चीज जिसमें बिजनेस का कंट्रोल तो है लेकिन वो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं दे रहा, वो भी एसेट नहीं हो सकता। किस तरह, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल। एज्यूम करो मेरे पास ना एक चीज पड़ी हुई है, मेरा बिजनेस है, उसके पास एक चीज पड़ी हुई है, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, एक आधी टेबल चेयर पड़ी हुई है। लेकिन वो टेबल और चेयर बिजनेस ने रखी हुई है, वो टेबल और चेयर बिजनेस ने एक स्टोर्स के अंदर साइड पे करके रखी हुई है, उसको यूज नहीं कर रहा। अब वो बिजनेस जब एक टेबल और चेयर को यूज ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। जब वो इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो बिजनेस को कल को पैसा कैसे बना के देगा, फ्यूचर में बेनिफिट कैसे देगा? अगर बेनिफिट नहीं देगा तो बिजनेस उसको एसेट्स नहीं लिख सकता। एसेट तभी लिखेगा जब कंट्रोल हो और फ्यूचर में वो फायदा पैसा बना के दे। ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के क्या हैं, एसेट्स हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली टर्म। उसके बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज लायबिलिटीज क्या होता है, बिजनेस के उधार। बिजनेस के उधार, इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो जो आज बिजनेस प्रेजेंट में बिजनेस के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन है, कोई भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यानी कोई उधार पे करना है। यानी एज्यूम करो मैंने किसी के पैसे देने हैं। चलो एक प्रॉपर एग्जांपल समझते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, मेरा बिजनेस है, उसने बैंक से लोन लिया। मेरा बिजनेस है, उसने बैंक से लोन लिया। भाई जैसे ही लोन लिया तो अब वो पैसे बैंक को वापस तो करने हैं। तो जब तक वो बैंक को पैसे वापस नहीं जाएंगे तब तक वो क्या है, ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी, एक सर पे टेंशन, उधार है कि ये पैसे वापस करने हैं। वो उधार बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज हैं। पहले टर्म हमने पढ़ी एसेट्स, दूसरे टर्म हमने पढ़ी लायबिलिटीज। इसकी एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ बैंक लोन। इसके अलावा भी एग्जांपल्स है लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो अभी बाद में डिस्कस करूंगा जब हम ट्रांजेक्शन समझेंगे, क्योंकि वो अभी वो समझ नहीं आएंगी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, चलो समझते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये अब तुम लोग ना पहले एक चीज को एक कॉन्सेप्ट में तुम्हारा क्लियर कर दूं, फिर मैं कैपिटल समझाता हूँ। एक्चुअल में ना जब आप बिजनेस बनाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये बिजनेस है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और ये मैं हूँ, एज्यूम करो ये मैं हूँ, 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो, वैसे लग नहीं रहा। अच्छा ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा ये मैं हूँ और मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। बिजनेस जो है ना, बेसिकली जो बिजनेस होता है वो चलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेस पे।
अभी मैंने कैपिटल पे ब्रेक लगाई है, ये वाले पॉइंट पे ब्रेक लगा के मैं यहाँ पे आया हूँ, पहले वो कॉन्सेप्ट समझ के फिर कैपिटल पे आते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बेस पे। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या मतलब है इसका, पहले इसको समझेंगे फिर कैपिटल समझ आएगा। असल में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इसका मतलब क्या है, ये तो हम इंग्लिश में आपने बता दिया, लेकिन प्रॉपर मतलब क्या है। मैंने अगर एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना, बिजनेस क्या, बिजनेस को आपने एक अलहदा से बंदा समझना, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन समझ लो। बिजनेस के मामलात हैं। किस तरह, सुनो, मैं तुम्हें अभी अभी क्लियर कर देता हूँ। मेरे बिजनेस को पैसों की जरूरत है, उसको बैंक से लोन चाहिए। अगर मैं जाऊंगा ना बैंक के पास कि मुझे लोन दो, तो बैंक ने बिजनेस को लोन नहीं दिया, बैंक ने मुझे लोन दिया, और बैंक मुझसे पैसे लेगा। दोबारा सुन लो, अगर मैं जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ सर मुझे ना लोन चाहिए, चाहे मुझे बिजनेस के लिए चाहिए, मैंने बोल दिया बिजनेस के लिए चाहिए, लेकिन चाहिए मुझे, मैं लेने गया और अपने लिए लेने, अपने नाम पे मैंने लोन लिया, तो कल को अगर मैं लोन वापस नहीं करूंगा तो बैंक मुझे पकड़ेगा, मेरे बिजनेस को नहीं पकड़ेगा। लेकिन बिजनेस अगर लोन लेने जाए, अब तुम लोग कहोगे बिजनेस कैसे चल सकता है, तो बेसिकली बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट होती है ना, जो बिजनेस को चला रही होती है, डायरेक्टर्स होते हैं और जो लोग होते हैं जो बिजनेस को चला रहे होते हैं, बेसिकली वही बिजनेस चला रहे होते हैं। ओनर इन्वेस्ट कर देता है, फिर ओनर पीछे हट जाता है, अगर ओनर चाहे तो खुद भी बिजनेस में आ सकता है, लेकिन ओनर पीछे हट जाता है, मेन काम फिर मैनेजमेंट कर रही होती है। ठीक है, कभी कभार ओनर खुद मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, लेकिन मेन काम मैनेजमेंट कर रही होती है बिजनेस के नाम पे। अब कल को बिजनेस को पैसा चाहिए, ओनर नहीं जाएगा, मैनेजमेंट जाएगी बिजनेस की और जाके बोलेगी सर हमारी कंपनी को पैसा चाहिए, आप हमें लोन दे दें। अब वो लोन ओनर को नहीं दे रहा, वो बिजनेस को लोन दे रहा है। कल को वो पैसे भी, जो बैंक है वो पैसे भी कहां से निकलवाएगा, बिजनेस से जाके निकलवाएगा। क्यों, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ओनर एक अलहदा बंदा है, बिजनेस एक अलहदा बंदा है। आर्टिफिशियल बंदा समझ लो, लेकिन बिजनेस एक अलहदा से बंदा है, ओनर एक अलहदा बंदा है। और इसका एक और कॉन्सेप्ट एक और तरीके से भी समझाता हूं, देखो, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मैंने मैनेजमेंट रखी जो रन करती है बिजनेस, वो बिजनेस रन कर रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का बिल आया, किसके घर का बिल आया, मेरे घर का बिल आया, मैं अपनी मैनेजमेंट के पास गया, अकाउंटेंट के पास गया, मैंने कहा यार मेरे घर का ना 50,000 बिल आया, ये ऐड लिख दो। वो नहीं लिखेगा, वो कहेगा भाई यहाँ बिजनेस चल रहा है, तुम ओनर हो माना, तुमने इन्वेस्टमेंट की, तुम बाहर हो जाओ, अपने घर के खर्चे, अपने मेन पर्सनल इश्यूज जितने भी अपने पास रखो, यहाँ बिजनेस के एक्सपेंस सिर्फ माइनस होंगे। बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया तो हमें बताओ, हम माइनस करेंगे। चाहे तुम ओनर हो, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा सब कुछ, बिजनेस भी तुम्हारा है, लेकिन तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इसी चीज का नाम है, बेसिकली हिसाब किताब प्रॉपरली करना। और अकाउंटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, आगे पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, बेसिकली वो इसी चीज का नाम है कि बिजनेस की अकाउंटिंग अलहदा होती है, उसमें दरमियान में ओनर अपने पंगे नहीं कर सकता, क्योंकि ओनर सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट है। अच्छा, तो अब यहाँ पे तो समझ, यहाँ तक तो लग रहा है कि ओनर की इज्जत ही नहीं है। एक्चुअल में ना ये नहीं होता कि मैं जाऊंगा अकाउंटेंट से जाऊंगा तो अकाउंटेंट मुझे आगे से ऐसे ही बोलेगा सर आप कौन होते हो, ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में अकाउंटिंग करते हुए जो रूल्स लगने हैं उसके अंदर हम इसको बड़ा अप्लाई करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर का बोला कि मेरे घर का वो एक्सपेंस आया, तो वो उस एक्सपेंस के अंदर डालेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं क्यों डालूं। ठीक है, वो सिर्फ बिजनेस को लादा रखेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक लोन लेने जाना है, तो बिजनेस की मैनेजमेंट जाएगी, बिजनेस के नाम पे बैंक लोन लेके आएगी, मैं नहीं जाऊंगा, एज अ ओनर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक अलग से बंदा हूँ। लेकिन कल को प्रॉफिट होगा तो वो ओनर ही खाएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये नहीं कि ओनर की इज्जत नहीं, ओनर की इज्जत है, लेकिन हिसाब किताब बिजनेस के अलहदा रहेंगे। अब एज्यूम करो मेरा एक बिजनेस है जो चल रहा है, एक और जगह मेरी जगह एक इन्वेस्टमेंट है, मुझे वहां से इनकम आई, मैंने कोई कोई जमीनें ली हुई है, वहां से मुझे कोई पैसे आए। अब इनकम मेरी पर्सनल है ना जो वहां से आई है, मैं जाके बिजनेस को बोलूं कि मेरी इनकम हुई है, ऐड कर लो, अपनी इनकम में ऐड कर लो, वो कहेगा बेटा दूर रहो, आपकी पर्सनल इनकम है ना अपने पास रखो। यहाँ सिर्फ बिजनेस के हिसाब किताब रहेंगे, क्योंकि आप अलहदा बंदे हैं, बिजनेस अलहदा बंदा है, हम बिजनेस के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। आप हमें सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस को देख रहे हैं, लेकिन आप हमें सैलरी नहीं दे रहे, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे, बिजनेस जो पैसा बना रहा है बिजनेस अपने जेब से दे रहा है। लेकिन पहली मर्तबा तो ओनर ने इन्वेस्ट किया था ना,
पहली मर्तबा तो मैंने ही अपने हाथों से बिल्डिंग बनवाई, मैंने अपने हाथों अंडर ही सुपरविजन भी सब कुछ काम करवाया, उसके बाद मैनेजमेंट आ गई। हाँ मैं देख भी रहा हूँ बिजनेस, मैंने ऑफिस भी बनाया हुआ बिजनेस के अंदर, सारा काम भी हो रहा है, लेकिन हिसाब किताब सारे अलहदा रहेंगे। वो जो पहली मर्तबा मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ना बिजनेस के अंदर, बिजनेस की नजर से, यानी अब समझो ये मैं ओनर हूँ, दूसरा ये देखो मैं ओनर हूँ, दूसरे पे बिजनेस है। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए $10,000 इन्वेस्ट किए। तो बिजनेस के लिए ये जो 10,000 है मेरी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस इसको क्या बोलता है? कैपिटल। बिजनेस इसको क्या बोलता है? कैपिटल। बेसिकली ये लिखा हुआ है, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, जितना भी ओनर इन्वेस्ट करे। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कार, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अच्छा ये सुनो, अब ये पॉइंट सुनो कैसे। जरूरी नहीं कि मैं कैश में ही इन्वेस्ट करूं। मेरी एक गाड़ी है, मैंने बिजनेस के नाम कर दी, ये भी मैंने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। बस ये है जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे ही मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरी नजर से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस इसको क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा कैपिटल। बेसिकली कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट आती है ना ओनर की तरफ से। अब आप सब समझो कि आप बिजनेस हो, आप एक बंदे हो जो बिजनेस है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है ओनर की, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे? कैपिटल। ये मतलब है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मतलब पूछ लेना। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अगर किसी पॉइंट पे कोई इशू आता है ड्यूरिंग द लेक्चर, आप देख रहे हो, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, सही है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इनकम। इनकम क्या होता है? बेनिफिट प्रोवाइडेड। अभी थोड़ा सा मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप कहोगे कि ये क्या चीज़ सर आप बता रहे हैं हमें, ये क्या अजीब बातें आप कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखो, आज तक हमने इनकम को यही समझा हुआ कि जब पैसा आता है ना उसको इनकम बोलते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे सैलरी मिली कहीं से, अब सैलरी आने के बाद मैं बोलूंगा कि मेरी इनकम हुई है। सैलरी आने के बाद मैं बोलूंगा कि मेरी इनकम हुई है। सैलरी आने के बाद मैं बोलूंगा कि मेरी इनकम हुई है। वेट अ मिनट यार। अच्छा, तो सैलरी आने के बाद मैं बोलूंगा कि मेरी इनकम हुई है, ऐसे ही होता है ना नॉर्मली, या कहीं से पैसे आने के बाद हम बोलते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट टोटली गलत है। एक्चुअली इनकम क्या होती है? जिस दिन तुम बेनिफिट प्रोवाइड कर दो ना किसी चीज को, जिससे तुम्हें पैसे आने हैं चाहे, लेकिन बेनिफिट जिस दिन प्रोवाइड किया, इनकम उस दिन बुक होगी। जैसे एज्यूम करो 1 जनवरी 2023 को तुमने एक बंदे को सेल्स की। 1 जनवरी 2023 को तुमने एक बंदे को सेल की, और तुमने उस बंदे को बोला कि तुम मुझे पैसे दे देना 15 जनवरी 2023 को, 15 जनवरी 2023 को। अब तुमने तो सेल आज कर दी, सेल का मतलब तुमने बेनिफिट तो प्रोवाइड कर दिया, बेनिफिट तो तुमने प्रोवाइड कर दिया 1 जनवरी को, लेकिन कैश तुम्हें आएगा 15 जनवरी को। अब तुम एज अ, अगर तुम पहली मर्तबा अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो तुम तो यही कहोगे
कि सर ये तो इनकम तो 15 को ही है, पैसा तो तब आ रहा है। नहीं, यही अकाउंटिंग सिखाती है कि एक्चुअल में इनकम का मतलब पैसा आना नहीं है। इनकम का मतलब पैसा आना नहीं है। तो फिर जब पैसा आएगा उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार एक हमने सेल की है और वो सेल के बदले पैसा आया है 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, क्या हुआ? तो जिस जब पैसा आया है तुम बोलोगे कैश इनफ्लो हुआ। अच्छा, इनकम कब हुई है? इनकम तब हुई जब तुमने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया 1 जनवरी को। तुम बेनिफिट, अगर तुमने सेल कर दी, तुमने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया, अगले को चीजें पहुंचा दी, तुम्हारी इनकम हो गई। तुम्हें इनकम 1 जनवरी को नोट करनी है। हाँ, फिर 15 जनवरी को क्या नोट करोगे? फिर से इनकम? नहीं, उस दिन तुम नोट करोगे कैश इनफ्लो। तो इनकम वर्सेस कैश इनफ्लो, इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में देट बोथ आर डिफरेंट। हाँ, ये एक ही दिन हो सकती है, सेम डे पे हो सकती है। जिस तरह मैंने किसी को बेचा, मैंने कहा अभी पैसे चाहिए, मैंने किसी को चीज बेच के बोला अभी पैसे दो, फिर तो इनकम भी उसी दिन हुई कि मैंने बेनिफिट भी उस दिन प्रोवाइड किया और पैसे भी उस दिन आ गए। लेकिन दोनों एक अलहदा चीजें हैं। ये बात मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, दोनों एक अलहदा चीजें हैं। ठीक है? तो ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली समझना है कि इनकम का मतलब बेनिफिट प्रोवाइड है। जैसे मैंने अगर सेल्स की ऑन क्रेडिट, अब आप लोगों का यहाँ सवाल बनेगा कि सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जब तुम उधार पे सेल्स करते हो, उधार पे सेल्स का मतलब तुमने आज सेल कर दी, चीज दे दी, लेकिन पैसे बाद में आए। ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताई थी, ये बेसिकली क्रेडिट सेल्स की ही तो एग्जांपल है। ये क्रेडिट सेल्स की ही तो एग्जांपल है ये वाली। ये क्रेडिट सेल्स की एग्जांपल है। क्रेडिट सेल्स या सेल्स ऑन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब तुम उधार पे सेल्स करते हो, जब तुमने आज तो चीज बेच दी लेकिन तुमने कहा हाँ 10 दिनों बाद पे कर देना। अक्सर तुम लोग मार्केट्स में सुनते हो, प्रैक्टिकली सुनते हो कि यार मैंने उससे चीज ले ली लेकिन मैं उसे 10 दिनों बाद पे कर दूंगा। पे मैं करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन 10 दिनों बाद। तो ये कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल्स या सेल्स ऑन क्रेडिट। जब सेल्स ऑन क्रेडिट है तो अब सेल्स जिस दिन हो गई, जिस दिन बेनिफिट प्रोवाइड हो गया, उस दिन तुमने इनकम बुक करनी है। हाँ, जब पैसा आएगा तुम उसको कैश इनफ्लो बुक कर लोगे, ये मतलब है। इसके बाद अगला, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी कुछ इसी तरह ही है। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है बेनिफिट रिसीव्ड। जिस दिन तुम किसी से बेनिफिट रिसीव कर लेते हो ना, उस दिन तुम्हारा एक्सपेंस हो जाता है। चलो समझते हैं, बात को समझते हैं। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तुम्हारे बिजनेस को इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 1 जनवरी 23 को, जो कि तुम्हारे बिजनेस को पे करना है 10 जनवरी 23 को। 10 दिनों बाद पे करना है। बिल आया 1 जनवरी को, पे करना है 10 जनवरी को। भाई तुमने बेनिफिट, तुम्हें जैसे ही बिल आया, इसका मतलब ये है कि तुमने इस पॉइंट पे बेनिफिट रिसीव कर लिया हुआ है। अच्छा सर, बेनिफिट रिसीव कर लिए तो एक्सपेंस भी हो गया? बिल्कुल। यहाँ पे तुम एक्सपेंस हो गया। तुम कहोगे सर जी लगता है कि या तो अकाउंटिंग पागल है या हम पागल हैं। हम तो ये समझते थे कि एक्सपेंस होता है जब पैसे जाते हैं। नहीं भाई नहीं, 10 तारीख को जब पैसे जाएंगे उसको तुम बोलोगे कैश आउटफ्लो। उसको तुम बोलोगे कैश आउटफ्लो, कि हमारा पैसा जा रहा है। एक्सपेंस का मतलब पैसा जाना नहीं है, एक्सपेंस का मतलब है बेनिफिट रिसीव। और तुमने अगर 1 जनवरी को क्या कर लिया, तुम्हें अपना एक्सपेंस इसी दिन बुक करना है। तुम अपने बुक्स में जाओगे, हिसाब किताब में जाके 1 तारीख को चुप करके लिखोगे एक्सपेंस हो गया। अब ये नहीं, अब बैक एंड में सोचना अच्छा कैश तो गया नहीं, एक्सपेंस कैसे हो गया? भाई कैश जाना एक्सपेंस है ही नहीं। वो तो क्या, कैश का जाना कैश आउटफ्लो है। एक्सपेंस एक अलहदा टर्म है जिसका मतलब है बेनिफिट रिसीव होना। तो जिस दिन तुम किसी चीज से बेनिफिट रिसीव कर लेते हो, चाहे कैश उसी वक्त पे करो या बाद में पे करो, उस वक्त भी पे कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। कैश का आना जाना मैटर नहीं करता, ट्रांजेक्शन का होना मैटर करता है। ट्रांजेक्शन हो गई बस, ये मैटर करता है, इसको रिकॉर्ड करना है। कैश का आना जाना मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे ही तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव हुआ, अभी सिर्फ आया है बिल, अभी पे नहीं किया, तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। जब पे करोगे तो तुम क्या बोलोगे? कैश आउटफ्लो है। इसके बाद एक लास्ट टर्म है, ड्रॉइंग्स। ये टर्म्स मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं और सारा कुछ डबल एंट्री तो सारी बातें हैं वो इन्हीं टर्म्स के ऊपर है। ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है कि अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यहाँ पे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट।
जिसमें मैंने बड़ा क्लियर कट आपको बताया था कि ओनर एक अलहदा बंदा है और बिजनेस एक अलहदा आर्टिफिशियल बंदा है। अब मैं अपने ही बिजनेस के अंदर जाता हूँ, अपने अकाउंटेंट से कहता हूँ मुझे 1,000 रुपए दे, और मैं लेके चले जाता हूँ। वो मुझे 1,000 देता है, मैं 1,000 पकड़ के चले जाता हूँ। अकाउंटेंट है, बोलेगा ही नहीं कुछ। वो तो मेरा मेरा अकाउंट, मैंने ही रखा हुआ अकाउंटेंट, चुप करके 1,000 दे देगा। लेकिन जब मैं जाऊंगा ना, वो बैक एंड से, अब चूंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एक अलहदा है, बिजनेस का चाहे ओनर वो है, लेकिन हम आप ओनर के पर्सनल खर्चों के लिए थोड़ी बैठे हुए हो। आप तो अपने अकाउंटेंट इसलिए बैठा हुआ है कि उसमें से बिजनेस के खर्चे करने हैं। तो मैंने लेकिन पर्सनल पैसे ले लिए। अब मैंने पर्सनल जब विड्रॉ करवाए, पैसे विड्रॉ करवाए पर्सनल यूज के लिए, तो जो अकाउंटेंट है वो लिखेगा उसको एज अ ड्रॉइंग्स, उससे लिखेगा एज अ ड्रॉइंग्स अलहदा से। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है? विदड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकलवाए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स। ओनर जो विड्रॉ करवाए पर्सनल, हाँ अगर ओनर ने विड्रॉ करवाए लेकिन बिजनेस एक्सपेंस के लिए फिर नहीं, लेकिन अगर पर्सनल एक्सपेंस के लिए करवाए तो भाई सीधा सीधा क्या हिसाब किताब है कि ये ड्राइंग्स है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है वो तो हम आगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी टर्म्स पता होनी चाहिए। आपको भी टर्म्स पता होनी चाहिए। ये जो 6 टर्म्स हमने पढ़ी हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और ड्राइंग्स, एक्चुअल में ये 6 टर्म्स क्या हैं? ये 6 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस हैं। ये 6 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस है। बिजनेस के टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, कुछ किताबों में आप पढ़ोगे कि 5 एलिमेंट है, उन्होंने ड्राइंग्स को एक एलिमेंट कंसीडर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 6 एलिमेंट्स हैं, 6 के मुताबिक ही आपको करना है। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। इसी के इर्द गिर्द बिजनेस घूम रहा है, इसी के इर्द गिर्द बिजनेस चल रहा है, और सारी ट्रांजेक्शन्स इसी के अंदर ही रहेंगी। इससे बाहर की कोई ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट इन्हीं पे होगा और किसी चीज पे नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब ये तो हमने पढ़े 6 एलिमेंट्स। ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं। ट्रांजेक्शन्स ना 2 किस्म की होती हैं। ये अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन्स कितने किस्म की होती हैं? 2 किस्म की। एक होती है कैश ट्रांजेक्शन, और एक होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश और क्रेडिट में ये फर्क है, अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें कैश डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कैश इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी मैंने किसी को कोई चीज बेची और मैंने कहा बेटा अभी पैसे निकाल, अभी पैसे निकाल नहीं तो निकल, कोई चीज नहीं मिलनी। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश उसी वक्त इन्वॉल्व होता है, ये नहीं कि बाद में पे करना है। ये कैश ट्रांजैक्शन है। और एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसमें कैश इज पेड आफ्टर सम डेज, मतलब उस वक्त नहीं पेगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्रेडिट पे सेल्स की बात बताई, जब मैंने यहाँ पे कहाँ बताई थी, ये देखो क्रेडिट सेल्स के उधार पे जब तुम बेचते हो, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है कि उसमें कैश तो होता है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता, वो कुछ दिनों बाद पे करना होता है। तो ये 2 किस्म की ट्रांजेक्शन हैं। आपकी जो सेल्स हैं वो कैश सेल्स भी हो सकती हैं और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं। यानी आप बेचते हो, अगर कैश पे बेचते हो तो कैश पे होंगी, और क्रेडिट पे बेचते हो तो क्रेडिट पे होंगी। और इसी तरह आप खरीदते भी तो हो माल, तो फिर सेल्स नहीं होती आपके साथ साथ परचेजेस भी होती हैं। इसी तरह परचेजेस भी कैश पे भी हो सकती हैं, कैश परचेजेस भी हो सकती हैं, और क्रेडिट पे भी परचेजेस हो सकती हैं। क्योंकि देखो, जब आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप, हो सकता है आपका जो ओनर है, जो आपका सप्लायर जिससे आप माल खरीद रहे हो, वो आपको बोले अभी कैश दो, तो आपको अब उसी वक्त कैश देना होगा, तो वो कैश परचेजेस हैं। अगर बाद में देना होगा तो वो कौन सी परचेज है? क्रेडिट परचेजेस हैं। तो ये 4 बेसिकली प्रॉपरली आपकी लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए इन टर्म्स के अंदर। कैश, क्रेडिट, सेल्स भी हो सकती हैं और परचेजेस भी हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोगों का एक बेसिक ओवरव्यू हो गया है एलिमेंट्स के ऊपर, कुछ टर्म्स के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, उसके बाद सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ओनर और बिजनेस सेपरेट हैं। ये था बेसिक ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, अगले आपके कुछ पार्ट्स इन्हीं के ऊपर रहेंगे, जो मेन पार्ट है आपका
डबल एंट्री बुक कीपिंग का। इस टॉपिक में, इस पार्ट में जस्ट हमें एक बेसिक लेवल पे एक नॉलेज समझनी थी कि बिजनेस होता क्या है, ट्रांजैक्शंस की कुछ एलिमेंट्स और ट्रांजैक्शंस कितने किस्म की हैं, बस ये था। नेक्स्ट में अब चैप्टर पार्ट में आऊँ, उसमें इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और उसके बाद फिर हम लोग डबल एंट्री पे जाएंगे और कुछ चंद एक छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर्स। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।